जी, काइनेमेटिक्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इसकी जो है, जो प्रॉब्लम है इसका, जो ज्योमेट्री हम डिस्कस करेंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं पहले। जी, ये हमारे पास ज्योमेट्री है जिसको हमने यूज करके कैलकुलेशन जो है वो करनी है। अच्छा जी, इसमें देखें, ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो इस तरह से है कि ये जो M1V1 है ये हमारा इंसिडेंट पार्टिकल है। M1 इज द मास ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल और V1 जो है वो उसकी वेलोसिटी है। ये हमारा इंसिडेंट पार्टिकल है, या इसको आप अपना प्रोजेक्टाइल कह सकते हैं, जिसने स्ट्राइक करना है आपके टारगेट को, और आपका जो टारगेट है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है मैस M0 से। ठीक है, तो रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले हम सपोज ये करते हैं कि हमारा जो मैस है या जो हमारा टारगेट है वो एट रेस्ट है। तो इसीलिए यहाँ पे जब आप इंसिडेंट पार्टिकल को शो करवा रहे हैं तो आप उसके साथ मैस के साथ उसकी वेलोसिटी शो करवा रहे हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हम वेलोसिटी शो नहीं करवा रहे, हम इसकी वेलोसिटी 0 कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो एट रेस्ट है। ठीक है जी। आफ्टर कुलयन, कुलयन के बाद हम कंसिडर करते हैं कि जो आपका एमिटेड पार्टिकल्स हैं, जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें आपको पता है कि एक आपका लाइटर न्यूक्लियर एमिट होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, और एक आपका हैवियर होता है। जो लाइटर पार्टिकल एमिट होता है उसे आप एमिटेड पार्टिकल भी बोलते हैं, या आप उसे आप उसे रिक्वायरिंग पार्टिकल भी बोल सकते हैं। और जो आपका हैवी न्यूक्लियाई बचता है उसको आप रेजिड्यू न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम सपोज कर रहे हैं कि आफ्टर कुलयन ये डिफरेंट डायरेक्शन में आपके जो हैं एमिट होते हैं प्रोडक्ट्स। तो अगर आप देखें तो ये जो आपका एमिटेड पार्टिकल है दैट इज लाइटर वन, जिसके मास को हमने बोला है M3V3, ये एक्सिस के साथ, यानी कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है या जो आपकी लाइन ऑफ एक्शन आप बोल सकते हैं, उसके साथ एंगल थीटा बना रहा है। और जो आपका रेजिड्यू न्यूक्लियाई है जिसके मास को आपने M2 और वेलोसिटी को V2 से रिप्रेजेंट किया है, ये फाई एंगल बना रहा है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे इस डायग्राम पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो यूज करना है। बल्कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ही इसको फाइंड आउट करेंगे और फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो दोनों वेक्टर्स हैं, यानी कि जो आपका एमिटेड पार्टिकल है और जो आपका प्रोडक्ट है, इसको हम इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से मैं क्या करती हूँ कि एक लाइन ड्रा करती हूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रा करूंगी, ठीक है, और एक लाइन जो है वो मैं यहाँ पे ड्रा कर रही हूँ। वैसे ये इक्वल ही ड्रा करनी चाहिए। चलें, इसकी जो लाइन है वो मैं इसको यहाँ पे ड्रा कर देती हूँ। ठीक है जी। तो जब आपने इस तरह से लाइन ड्रा की हैं तो हम ये कहते हैं कि ये जो आपका थीटा के सामने ये वाला जो कंपोनेंट है इसका, ये हम किसको रिजॉल्व कर रहे हैं, M3V3 को। तो ये वाला जो हमारा कंपोनेंट होगा ये हमारा होगा M3V3 साइन थीटा। ये आपको लाइटर से नोट में लिखा हुआ भी नजर आ रहा है। ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये M3 जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये M3V3 साइन थीटा, और ये जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है इसका ये होगा M3V3 कॉज ऑफ थीटा। इसी तरह से हम जब इसको रिजॉल्व करेंगे M2V2 को, तो ये जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ये होगा M2V2 साइन थीटा, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होगा, यही, क्योंकि बेस दोनों की कॉमन है। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये आपका M2V2 कॉज फाई, और ये आपका M2V2 साइन फाई, क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा है इसलिए जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में। और जब आप M2V2 को रिजॉल्व करेंगे तो क्योंकि ये एंगल फाई बना रहा है तो इसके जो कंपोनेंट आएंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा M2V2
साइन फाई, और जो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा वो m2v2 कॉस फाई। ठीक है जी। तो जब हम कहते हैं कि हम इस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करने हैं, तो हम कैसे अप्लाई करेंगे? हम कहते हैं बिफोर कोलिजन या बिफोर रिएक्शन जो इनिशियल इन प्रोडक्ट्स का टोटल लीनियर मोमेंटम है, दैट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो अब जरा हम देखते हैं इक्वेशन में इसको किस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपने क्योंकि कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया है, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, तो इसलिए उसके हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी हैं और वर्टिकल कंपोनेंट भी हैं। तो आपको ये देखिए जी, अब आपको मोमेंटम दो डायरेक्शन में बताना है। आपको मोमेंटम बताना है अलोंग एक्स एक्सिस और मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये आपका है मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, और ये आपका टोटल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। अगर आप टोटल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस देखें तो ये आपका बिफोर जो है, यानी कि जो आपकी रिएक्टेंट्स है बिफोर रिएक्शन, ये आपका मोमेंटम होगा। तो उसमें आपको पता है कि जो आपका एमिटेड पार्टिकल है उसका मोमेंटम, जो आपका इंसिडेंट पार्टिकल है उसका मोमेंटम है m1v1। ठीक है, प्लस आपके टारगेट का आना था, क्योंकि टारगेट आपका एट रेस्ट है तो उसका जो मोमेंटम होगा वो 0 होगा। तो ये आपका टोटल मोमेंटम ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब टोटल मोमेंटम ऑफ द प्रोडक्ट्स, आपका एमिटेड पार्टिकल कौन सा था? आपका एमिटेड पार्टिकल था m3v3। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा मैं उस डायग्राम पे फोकस करती हूँ। तो अगर आप यहाँ पे अपना टोटल मोमेंटम देखेंगे तो इसकी वजह से जो मोमेंटम आपका बनेगा वो m3v3 कॉस थीटा होगा, और जो इसकी वजह से यहाँ कंपोनेंट होगा वो होगा m2v2 कॉस ऑफ फाई। तो आपका जो नेट मोमेंटम ऑफ द प्रोडक्ट्स अलोंग एक्स डायरेक्शन होगा वो इन दोनों कंपोनेंट का सम होगा। ये देखिए m3v3 कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि आपका m3 जो है वो थीटा एंगल बनाता है, और m2v2 कॉस फाइव, ये दोनों x कंपोनेंट है, इसलिए जो आपका x डायरेक्शन में मोमेंटम होगा प्रोडक्ट का वो इन दोनों का सम आ गया। अब दूसरा देखें, दूसरा मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए आप देखें, जब आप y डायरेक्शन में निकालेंगे तो क्योंकि आपकी जो कोलिजन हो रही है, आपके जो पार्टिकल की कोलिजन है वो x डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, तो x डायरेक्शन में होने की वजह से यहाँ पे y कंपोनेंट जो है वो 0 है। तो इनिशियल मोमेंटम या मोमेंटम ऑफ द रिएक्टेंट्स इन y डायरेक्शन वो क्या हो गया? 0 हो गया। अब प्रोडक्ट्स का जो मोमेंटम है, तो जो आपके प्रोडक्ट्स का मोमेंटम है अलोंग वाई डायरेक्शन या परपेंडिकुलर, तो वो आपको पता है कि ये वाला जो कंपोनेंट था वो m3v3 साइन थीटा था, और ये वाला जो कंपोनेंट था वो m2v2 साइन फाई था। ठीक है, लेकिन अगर आप कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, आप इनकी डायरेक्शन जो है वो ड्रा करते हैं, तो आपको पता है कि जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये है, तो फिर आपके जो एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? अच्छा, ये आपका था रिजल्टेंट वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन आपके इस डायरेक्शन में है, तो आपके जो कंपोनेंट्स होंगे, जो आपका एक्स कंपोनेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा टूवर्ड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसी तरह से ये जो आपका m2v2 है इसकी डायरेक्शन ये है, तो आपका जो रिजल्टेंट कंपोनेंट जो आपका एक्स कंपोनेंट होगा इसकी डायरेक्शन ये होगी। अब इन दोनों की जो वाई डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। रिजल्टेंट बनाने के लिए आपको पता है आप हेड टू टेल रूल यूज करते हैं, तो हेड टू टेल रूल से जो आपका m3y3 का परपेंडिकुलर है इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी,
और जो आपका M2V2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड होगी। तो इसलिए जब आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या आप वाई एक्सिस के अलोंग प्रोडक्ट्स का टोटल लीनियर मोमेंटम ऐड करेंगे तो इन दोनों के जो कंपोनेंट होंगे उनकी डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट आएगी। तो यहाँ पे जो जीरो नजर आ रहा है ये किस चीज का है, ये आपकी रिएक्टेंट्स का, ये आपके रिएक्टेंट्स का वाई डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम है। तो वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं है रिएक्टेंट्स का, इसलिए वो जीरो। तो प्रोडक्ट्स का मैंने अभी आपको बताया कि M3V3 और M2V2 इनका जो y कंपोनेंट है वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए आपको यहाँ पे माइनस साइन नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि यहाँ पे आपने M2V2 cos फाइव, M2V2 cos फाइव को हम cos फाइव को एक साइड पे ले आएंगे और ये जो आपका M3V3 cos थीटा है इसको हम दूसरी साइड पे ले गए। M2V2 cos फाइव आपका इस डायरेक्शन में आ गया और इधर आपने क्या किया, आगे M1V1 में से ये वाला कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट है M3V3 cos थीटा, ये माइनस हो गया। ठीक है, तो पहली इक्वेशन में आपने रीअरेंज करके इस इक्वेशन से आपने M2V2 cos फाइव की वैल्यू निकाल ली और यहाँ से आपने M2V2 sin फाइव की वैल्यू लगाई। तो यानी कि लेफ्ट साइड पे आपके दोनों M2V2 के कंपोनेंट आ गए और राइट साइड पे आपका ये जो थीटा वाले कंपोनेंट आ गए। अब इन दोनों इक्वेशन को आपने स्क्वायर भी करना है और ऐड भी करना है। ठीक है, पहले आप बोथ साइड को स्क्वायर कर लें और फिर आप इन दोनों को ऐड कर लें। तो आप जब इन दोनों का ऐड और स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास M2 स्क्वायर V2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव, M2 स्क्वायर V2 स्क्वायर sin स्क्वायर फाइव। तो यहाँ से जब आप M2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो cos स्क्वायर फाइव प्लस sin स्क्वायर फाइव जो है ये आपका 1 हो जाएगा। तो आपके पास लेफ्ट साइड पे सिर्फ बच जाएगा M2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ठीक है, तो इधर जब आएंगे तो आपके पास M1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर V3 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और माइनस 2M1V1 और M3V3 cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो आपके दो कंपोनेंट हैं, ये वाला कंपोनेंट M3 स्क्वायर V3 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और ये वाला कंपोनेंट, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो M3 स्क्वायर V3 स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा और sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा आपका मिलके 1 बन जाएगा। तो ये दोनों को ऐड कर, पहले आप इन दोनों का स्क्वायर लें सेपरेटली इन दोनों इक्वेशंस का, फिर दोनों को ऐड करें तो आपके पास ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन जो है वो 4.1 की फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, ये आपने क्या किया, आपने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन 4.1 आ गई। अब हमने इन M2 स्क्वायर V2 स्क्वायर या और ये जो 3 टर्म्स हैं इनकी जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। हमने इनको एनर्जी की फॉर्म में लेके आना है क्योंकि हमने क्यू वैल्यू का फार्मूला जो फाइंड आउट किया है वो एनर्जी की फॉर्म में किया हुआ है। तो इसको एनर्जी की फॉर्म में लाने के लिए हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज करते हैं। अब आपको पता है, अभी मैंने स्टार्ट में बताया, क्योंकि आपका टारगेट एट रेस्ट है तो उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। तो ये आपके इंसिडेंट पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम E1 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हाफ M1V1 स्क्वायर, ये आपके एमिटेड जो आपका रेजिड्यू न्यूक्लियाई है उसकी काइनेटिक एनर्जी और ये जो आपका एमिटेड पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ ये स्टेप जरा ध्यान से देखें। हम क्या करें कि हम ये जो 2 है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इस साइड पे लेके जा रहे हैं, ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपने इधर ले जाना है और दोनों साइड पे M1 और M1 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये इस तरह से फॉर्म में आ जाएगा। 2 को हम इधर ले आए तो 2E1 और इधर और दोनों साइड पे लेफ्ट साइड राइट साइड आपने M1 से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आपकी बन जाएगी M1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और ये टर्म आपकी बन जाएगी 2M1E1। ये हमने इसको क्यों इस तरह से किया है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारी ऊपर इक्वेशन मैसेज की फॉर्म में है उसको हमने एनर्जी की फॉर्म में लेके आना है, इसलिए हम उसका एनर्जी वाला फॉर्मूला जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे है M1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, तो अब जब हम M1 V1 स्क्वायर की वैल्यू वहां पे हमारे पास बन गई है वो है 2M1E1।
इसी तरह से हम m2v2 स्क्वायर की वैल्यू बनाएंगे और इसी तरह से हम m3v3 स्क्वायर की वैल्यू बनाएंगे, जैसे ये नीचे बनाई हुई है। इसी तरह से हम 2 इधर लेके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो 2e2 और दोनों साइड पे आप इसको m2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास ये वैल्यू बन गई। इसी तरह ये आपके पास e3 की ये वैल्यू बन गई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और दोनों साइडों पे m3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अच्छा, एक और टर्म है यहाँ पे, हमने इसको भी एनर्जी की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करना है। ये वाली टर्म है, ये टर्म आपकी क्या है, m1 m3 v1 v3। तो हमें ये भी चाहिए, तो इसको क्या करना है हमने, इसके लिए हमने जो m1 वाली और जो 3 वाली टर्म्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखिए, इसको बनाने के लिए m1 m3 v1 v3, तो इसका मतलब हमने ये 1 वाली जो टर्म्स हैं, ये वाली और ये वाली, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। अगर आप m1 v1 की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, तो m1 v1 की वैल्यू क्या आएगी, 2m1 e1 अंडर रूट। इसी तरह से m3 v3 की वैल्यू निकालें तो ये क्या आएगी, 2m3 e3 अंडर रूट। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 2 जो है, अंडर रूट 2 मिलके वो 2 बन जाएगा और अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और आपके पास अंडर रूट में ये m1 m3 और e1 e3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये इन सब की वैल्यूज m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर m3 स्क्वायर v3 और ये इसकी सब की वैल्यूज हमने इक्वेशन 4.1 में सब्स्टिट्यूट कर दी। यहाँ पे इन सब की हमने वैल्यूज अब सब्स्टिट्यूट करनी है। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2m1 e1, इसकी वैल्यू 2m2 e2, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2m1 e1, इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2m3 e3 और ये आपका 2 अंडर रूट m1 e1 और m3 e3। तो ये एनर्जी की फॉर्म में आपकी सारी वैल्यू आ जाएंगी, ये देखो इस तरह से, ठीक है, साथ cos थीटा। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ये 2m2 से थ्रू आउट यहाँ पे डिवाइड कर देना। अगर आप देखें तो यहाँ से भी 2 कैंसिल, यहाँ से भी 2 कैंसिल, ये वाला 2 भी कैंसिल आपका हो जाएगा, इधर से भी आपका 2 कैंसिल हो गया, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा और इधर आपके पास 2 बच जाएगा। और इसी तरह m2 से आप इधर डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आपके पास m1 e1 डिवाइडेड बाय m2, m3 e3 डिवाइडेड बाय m2 और 2 डिवाइडेड बाय m2 और ये सब अंडर रूट में। अब आपके पास, आपको पता है जो हमारा फॉर्मूला है Q फाइंड आउट करने का, वो है E2 प्लस E3 माइनस E1। तो अभी हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट की है, हमने वैल्यू फाइंड आउट की है E2 की। तो यहाँ पे हम E2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, E3 और E1 ऐसे ही रह जाएंगे। जब आप यहाँ पे E2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये सारी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब आप देखें इसको और इस इक्वेशन को आप कंपेयर कर लें तो ये आपकी टर्म जो है, सबसे पहले E2 की आपने जब E2 की और E3 और E1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है वो, और ये वाली टर्म्स को कंबाइन करके, ये सिर्फ आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और जो E2 वाली टर्म्स हैं उनको अलहदा से कर लिया, E3 वाली टर्म्स जो हैं, क्योंकि E2 तो आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब आप इस इक्वेशन में देखें, यहाँ पे कहीं भी E2 नहीं है क्योंकि आपने E2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो ये आपकी E1 और E3 की फॉर्म में सारी वैल्यूज हैं, यहाँ पे भी E1 और E3 की फॉर्म में वैल्यूज हैं। तो जब आप यहाँ पे E2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये सारी इक्वेशन आपकी E3 और E1 की फॉर्म में आ जाएगी। तो E3 वाली टर्म्स को कॉमन लिख लें और उसमें से E3 कॉमन निकाल लें, और E1 वाली टर्म्स को कंबाइन लिख लें और उसमें से E1 निकाल लें, तो ये इस फॉर्म में बन जाएगी। और यहाँ पे आपने एज इट इज ये इसको रहने देना है, ठीक है। तो ये आपके पास Q की इक्वेशन आ गई, ठीक है जी। अब देखें ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये एंगल थीटा पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अगर आप cos थीटा की वैल्यू जो है वो 0 रखते हैं तो ये आपकी टर्म जो है ये आपके पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी cos 0 आपका 1 हो जाएगा और ये इक्वेशन एज इट इज रह जाएगी। अगर हम थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री लेंगे तो cos 90 आपका 0 हो जाएगा, फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री।
आपका कॉस 0 हो जाएगा, तो आपकी क्यू की वैल्यू जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो जब आपकी क्यू की वैल्यू इस फॉर्म में निकल आती है तो आप ये देखें कि अब ये सारी की सारी E3 और E1 पे डिपेंड कर रही है। आपको मैसेज पता हो और दोनों की एनर्जीज फाइंड आउट कर लें। आप देखिए, आपको काइनेटिक एनर्जी के लिए भी वेलोसिटी और मैथ की जरूरत पड़ेगी, तो E की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। मैथ आपको पता होता है तो आप क्यू वैल्यू जो है वो इस रिएक्शन की जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास Q की वैल्यू कल भी मैंने डिस्कस किया था, अगर आपके पास Q की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आती है तो आपका वो एक्सॉर्जिक रिएक्शन है, और अगर आपके पास Q की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आती है तो आपका एंडोर्जिक रिएक्शन है। तो एंडोर्जिक रिएक्शन का मतलब Q की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब है कि इतनी एनर्जी की डेफिशिएंसी है और आपको इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। और कल मैंने बताया था कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होती है कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, उसे हम थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और ये एनर्जी किस फॉर्म में देते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था कि ये एनर्जी जो है वो हम इंसिडेंट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के तौर पे उसे देते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, उस दिन मैंने आपको बताए थे, आपके पास जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उनकी जो टाइप्स बताई थी वो क्यू वैल्यू के हिसाब से बताई थी, यानी कि क्यू वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव होने के हिसाब से जो है वो रिएक्शन दो तरह के हैं आपके, एक्सॉर्जिक और एंडोर्जिक, यानी कि इधर एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब होती है या वो एनर्जी उससे रिलीज होती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसमें कौन कौन, जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो उसमें कौन कौन से कंजर्वेशन लॉज जो हैं वो ओबे होना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसमें आपने देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम था, एनर्जी था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रेस्ट मास एनर्जी था, ये सारे उसकी कंजर्वेशन लॉ जो ओबे करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ रिएक्शन की टाइप्स हैं जो कि हम ये कहते हैं कि हमने कौन सा पार्टिकल जो है वो एज एन इंसिडेंट पार्टिकल यूज किया। यानी कि यहाँ पे आप जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखेंगे, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, वो किस पे डिपेंड करेगा कि इधर आपका जो उसमें मैटर करेगा, ये जो हम जितनी भी इसकी कैटेगरीज डिफाइन करेंगे वो डिपेंड करेगी कि आपका प्रोजेक्टाइल कौन सा है, आप कौन सा पार्टिकल जो है वो टारगेट पे फॉल करवाएंगे। तो जो टारगेट आप फॉल करवाएंगे उसके हिसाब से वो आपके रिएक्शन की टाइप डिफाइन होगी। तो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं रिएक्शंस की, जिसमें हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ पार्टिकल से उसकी जो ट्रांसमुटेशन करवाते हैं, ये हमारी आर्टिफिशियल ट्रांसमुटेशन होगी जिसमें हम अपनी चॉइस का जो है वो प्रोजेक्टाइल लेंगे और उसको किसी टारगेट पे फॉल करवाएंगे। तो यहाँ पे उसने एक पैराग्राफ की फॉर्म में दिया है, आप चाहें तो इसको अपने पास नोट्स बना सकते हैं और इसको अपने डेफिनेशंस बना के भी लिख सकते हैं। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन जो आपको नजर आएगी वो इधर आपके पास होगी इलास्टिक स्कैटरिंग की। ठीक है, तो इलास्टिक स्कैटरिंग आपको इलास्टिक कोलिजन से पता होगा। ठीक है, इसमें एनर्जी का कोई लॉस नहीं है। ये कल भी मैंने ये केस डिस्कस किया था, जब मैस ऑफ द रिएक्टेंट्स और मैस ऑफ द प्रोडक्ट्स, इन दोनों में से कोई स्मॉलर या ग्रेटर नहीं होता बल्कि दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब वहां पे कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ, तो उस रिएक्शन को हमने इलास्टिक रिएक्शन का नाम दिया था। तो ये वही केस है कि यहाँ पे एनर्जी का कोई जो है वो लॉस नहीं होगा, यानी कि इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो आपके पास रिएक्टेंट्स थी वही आपके पास प्रोडक्ट्स भी होंगी। ठीक है, बस ये होगा कि वो उनकी जो डायरेक्शन होगी स्कैटरिंग की उसमें कुछ चेंज जो है वो आ सकता है। उसके बाद आपके पास सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप आपके पास है इन इलास्टिक कोलिजन्स की। जब इलास्टिक कोलिजन होगी तो इलास्टिक स्कैटरिंग होगी और आपका इलास्टिक रिएक्शन है। दूसरी टाइप जो वो आपकी इन इलास्टिक कोलिजन है। इसमें क्या है कि इसमें लॉस ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड होंगे बट उनकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी। ठीक है, थर्ड टाइप जो है वो है फोटो डिसइंटीग्रेशन, फोटो डिसइंटीग्रेशन टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। इसमें क्या होता है
कि हम कोई एनर्जेटिक फोटान या गैमा रे जो है वो फॉल करवाते हैं टारगेट के ऊपर, ठीक है। तो यानी कि एज ए एनर्जी और एज ए फोटान जो है वो आपका टारगेट न्यूक्लियाई कोई फोटान जो है उसे एब्जॉर्ब करता है और फिर वो न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करता है, तो इसको हम फोटो डिसइंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो होगी वो आपकी, उसे आप बोलेंगे रेडियो एक्टिव कैप्चर, ठीक है। इसमें जो आप कोई भी इंसिडेंट पार्टिकल फॉल करवाएंगे किसी भी टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर, तो वो उसे एब्जॉर्ब करेगा, वो टारगेट डिसअपियर हो जाएगा, और जब आपका न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट होगा तो वो गैमा रे प्रोड्यूस करेगा। इसको हम बोलेंगे रेडियो एक्टिव कैप्चर, यानी कि आपका जो टारगेट प्रोजेक्टाइल उस पर फॉल करा है वो कंप्लीटली कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड टाइप जो है, सॉरी फिफ्थ टाइप जो है उसे हम बोलते हैं स्ट्रिपिंग रिएक्शंस। ये याद होगा आपको कि जब मैंने आपको मॉडल पढ़ाए थे तो वहाँ पे ये टर्म यूज़ हुई थी स्ट्रिपिंग रिएक्शंस की, तो मैंने आपको बोला था कि जब हम इसके न्यूक्लियर रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे तो उसमें स्ट्रिपिंग रिएक्शन जो है वो एक्सप्लेन करूँगी उनकी डेफिनेशन में, ठीक है। इसमें यह होता है कि अगर मसलन आपका कोई न्यूक्लियाई सिंगल पार्टिकल नहीं है, मसलन एक प्रोटॉन हो, प्रोटॉन एक सिंगल पार्टिकल है, न्यूट्रॉन एक सिंगल पार्टिकल है, जब वो फॉल करेगा फोटॉन एक सिंगल हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास कोई टारगेट ऐसा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल को आप बोलते हैं कि हीलियम न्यूक्लियाई है, तो उसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। तो उन में से 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से वो एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियन जो है वो प्रोजेक्टाइल का वो कैप्चर हो जाए, ठीक है, और मतलब वो टारगेट में कैप्चर हो जाए, और जो बाकी बच जाए वो उसमें से स्ट्रिप हो जाए। उसे हम स्ट्रिप का मतलब ये है कि वो उसमें से बच के निकल जाएं, ठीक है। तो वो या वो ऐसे ही उसमें से फ्री हो जाएं, तो उनको हम बोलेंगे, यानी कि पूरा टारगेट, पूरा प्रोजेक्टाइल जो है वो अब्जॉर्ब ना हो, पूरा टारगेट जो है वो कैप्चर ना हो, कुछ पार्ट जो है वो बच जाए और कुछ पार्ट जो है वो न्यूक्लियस जो है वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। उसके बाद है न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन जिनमें न्यूट्रॉन के जरिए ट्रांसमुटेशन होती है, ये आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन है। स्पेशली जो आपका फिशन रिएक्शन है वो इसका स्पेशल केस है। इसमें आप कोई भी जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं उनको न्यूट्रॉन के साथ आप स्ट्राइक करवाते हैं और आप उससे फिशन का फिनोमिना कर सकते हैं। फिशन का मतलब ये नहीं है कि आपने यूरेनियम पे ही न्यूट्रॉन को फॉल करवाया तो फिशन होगा। फिशन एक रिएक्शन की टाइप है जिसमें आप ये कहते हैं, जब आप इसकी डेफिनेशन भी पढ़ते हैं तो आप ये कहते हैं कि फिशन एक ऐसा फिनोमिना है, फिशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें हैवी न्यूक्लियाई पे जब आप कोई न्यूट्रॉन जो है, इधर स्लो न्यूट्रॉन और फास्ट न्यूट्रॉन जो है वो इस पर फॉल करवाते हैं, तो वो जो है आपका न्यूक्लियाई वो स्प्लिट अप हो जाता है इनटू इंटरमीडिएट साइज न्यूक्लियाई में, और इसके साथ ही एनर्जी भी रिलीज होती है और न्यूट्रॉन्स भी एमिट होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो आपके फ्यूजन रिएक्शन है, ठीक है। तो फ्यूजन रिएक्शन का मतलब भी ये नहीं है कि आपने हाइड्रोजन हाइड्रोजन हुआ तो ही फ्यूजन रिएक्शन है। तो ये एक जनरल टर्म है जिसमें हम या रिएक्शन की टाइप है जिसमें हम कहते हैं कोई से भी लाइटर न्यूक्लियाई जो है वो जब इकट्ठे वो कंबाइन हो जाएं या फ्यूज हो जाएं और उनके रिजल्ट से आपके पास कोई हैवी न्यूक्लियाई बने और साथ में एनर्जी रिलीज हो, तो इनको हम फ्यूजन रिएक्शन बोलेंगे। तो इस तरह से ये डिफरेंट टाइप ऑफ के इसी तरह से अगर मैं इनमें हमने मेंशन तो नहीं किया, अगर हम कहें कि हमने प्रोटॉन फॉल करवाया है तो प्रोटॉन टाइप ट्रांसमुटेशन हो गई। अगर हमने जिस तरह गैमा फॉल करवाया तो आपने सिर्फ फोटो डिसइंटीग्रेशन का है, तो इसी तरह से आपने अल्फा पार्टिकल अगर फॉल करवाया तो आपने इसको अल्फा ट्रांसमुटेशन का नाम दे दिया। तो इस तरह डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा प्रोजेक्टाइल जो है पार्टिकल वो यूज करते हैं, आप न्यूक्लियाई डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। इन्हीं सारे जितनी भी अभी मैंने डेफिनेशन बोली है आगे इन सब की कुछ ना कुछ एग्जाम्पल दी हुई है। ये देखें, ट्रांसमुटेशन बाय प्रोटॉन्स, ट्रांसमुटेशन बाय प्रोटॉन्स मीन कि इन सब रिएक्शंस में आप प्रोटॉन को ही यानी प्रोटियम जो है हाइड्रोजन का आइसोटोप, इसको एज ए इंसिडेंट पार्टिकल जो है वो यूज करेंगे। तो इसमें ट्रांसमुटेशन बाय प्रोटॉन्स का मतलब ऐसी ट्रांसमुटेशन जिसमें आप प्रोजेक्टाइल आपका प्रोटॉन हो, प्रोटॉन के जरिए आप उसको ट्रांसमुटेट करें। तो इसमें आपकी डिफरेंट टाइप की हो सकती है, यानी कि इन डिफरेंट टाइप के रिएक्शन आएंगे। ये जब लिखा होता है पी एन पी डी, ये मैंने पहले भी बताया था, तो इसमें ये आपका
इंसिडेंट पार्टिकल होता है और ये आपका एमिटेड पार्टिकल होता है। तो पी एन रिएक्शन मीन के प्रोटॉन आपका इंसिडेंट पार्टिकल होगा और न्यूट्रॉन एमिट होंगे। तो ये डिफरेंट टाइप की रिएक्शन है। आप देखें इसमें इन तीनों में प्रोटॉन एज एन इंसिडेंट पार्टिकल है और सब में जो भी आपका इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई या हैवी न्यूक्लियाई है उसके साथ न्यूट्रॉन एमिट हो रहा है। इसी तरह आपके प्रोटॉन ड्यूट्रॉन रिएक्शन है, इसमें प्रोटॉन इंसिडेंट है और ड्यूट्रियम जो है एमिटेड पार्टिकल होगा विद अलॉन्ग विद सम इंटरमीडिएट और हैवी न्यूक्लियाई। इसी तरह से प्रोटॉन अल्फा रिएक्शन है। प्रोटॉन अल्फा रिएक्शन में आपके प्रोटॉन इंसिडेंट होंगे और अल्फा एमिटेड पार्टिकल होंगे। फिर इसी तरह से प्रोटॉन गैमा, यानी आप प्रोटॉन इंसिडेंट करवाएं और गैमा आपके एमिटेड पार्टिकल के तौर पे होंगे। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसम्यूटेशन बाय ड्यूट्रॉन, यानी कि जब आप ड्यूट्रॉन को इंसिडेंट पार्टिकल के तौर पे यूज करें तो इसमें भी आपके डी पी, डी अल्फा, डी एन, यानी डिपेंडिंग अपॉन के सब में इंसिडेंट पार्टिकल आपका ड्यूट्रॉन होगा, लेकिन आपके एमिटेड पार्टिकल उसमें अल्फा पार्टिकल भी हो सकते हैं, ये अल्फा पार्टिकल भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं और न्यूट्रॉन भी। तो जो पार्टिकल एमिट होगा उसके हिसाब से हम उस रिएक्शन को ड्यूट्रॉन प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन अल्फा और ड्यूट्रॉन न्यूट्रॉन रिएक्शन टाइप भी कह सकते हैं। ठीक है। इसी तरह ट्रांसम्यूटेशन बाय अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि इसमें आपका इंसिडेंट पार्टिकल जो है वो अल्फा पार्टिकल हो। तो अल्फा पार्टिकल जब इंसिडेंट पार्टिकल के तौर पर यूज हो रहा है तो एमिटेड जो है वो न्यूट्रॉन हो सकता है, तो अल्फा न्यूट्रॉन रिएक्शन। और जब आपका एमिटेड पार्टिकल जो है वो प्रोटॉन हो तो ये आपका अल्फा प्रोटॉन रिएक्शन। इन अ सिमिलर वे ट्रांसम्यूटेशन बाय न्यूट्रॉन, तो ट्रांसम्यूटेशन बाय न्यूट्रॉन में ये है कि आपका इंसिडेंट पार्टिकल सब में न्यूट्रॉन है, लेकिन एमिटेड पार्टिकल में ये देखिए प्रोटॉन भी आ रहा है, एमिटेड पार्टिकल में आपके अल्फा पार्टिकल भी आ रहे हैं और एमिटेड पार्टिकल में आपके गैमा रेडिएशन भी आई। तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसम्यूटेशन बाय न्यूट्रॉन। और लास्ट पे आपकी फोटो डिसइंटीग्रेशन ऑफ गैमा रिएक्शन, और गैमा रिएक्शन इसको हम गैमा रिएक्शन भी बोलेंगे, इसको हम ट्रांसम्यूटेशन बाय फोटॉन भी कह सकते हैं, इसको हम फोटो डिसइंटीग्रेशन का फिनोमिना भी कह सकते हैं। तो आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि जिसमें आप गैमा रेडिएशन, जैसे मैंने पीछे डेफिनेशन इसकी आपको हाईलाइट करवाई थी, कि जिसमें आप गैमा जो है उसको एज ए इंसिडेंट जो है फोटॉन के तौर पे कंसिडर करते हैं और वो अब्जॉर्ब होता है कंप्लीटली और न्यूक्लियाई को डिसइंटीग्रेट करता है। तो गैमा प्रोटॉन और गैमा न्यूट्रॉन इन सब में आप इंसिडेंट फोटॉन या गैमा रेडिएशन को एज एन इंसिडेंट एनर्जी या पार्टिकल कंसिडर करते हैं। तो गैमा प्रोटॉन में आपके पास एमिटेड प्रोटॉन आएंगे और गैमा न्यूट्रॉन रिएक्शन में आपके पास एमिटेड न्यूट्रॉन आएंगे। ठीक है। तो ये सब की सारे ही पॉसिबल न्यूक्लियर रिएक्शन है, यानी कि आपके पास सारे पॉसिबल इंसिडेंट पार्टिकल भी हैं और सारे पॉसिबल एमिटेड पार्टिकल भी हैं। ठीक है। तो लेकिन आप कोई सा भी न्यूक्लियर रिएक्शन किसी भी न्यूक्लियर के साथ कर सकते हैं, लेकिन बात वही कि इन सब न्यूक्लियर जब भी आप कोई न्यूक्लियर रिएक्शन लिखें तो उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, मैस नंबर, ये सारे लॉज जो हैं वो फुलफिल होने चाहिए। ठीक है जी। यहाँ तक ही हो गए ट्रांसमुटेशन न्यूक्लियर रिएक्शन। कल इंशाल्लाह हम न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन का जो है वो टॉपिक पढ़ेंगे।